कहानी की शुरुआत समुद्र की सबसे गहरी सतह पर मौजूद केपलर A22 नाम की एक अंडर वाटर रिसर्च फैसिलिटी से होती है। इस फैसिलिटी को तियान इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी चलाती है, जहां समुद्र की गहराइयों में रिसर्च और ड्रिलिंग का काम किया जाता है। यहीं हमारी मुलाकात नोरा प्राइस से होती है, जो इस फैसिलिटी में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम करती है। एक सुबह नोरा अपने रोज के काम में व्यस्त होती है, तभी अचानक पूरे स्टेशन की लाइट्स बार बार फ्लिकर होने लगती हैं। उसी समय बाथरूम की सीलिंग से पानी टपकना शुरू हो जाता है। नोरा तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। वह बिना समय गंवाए बाथरूम से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही हॉलवे में पहुंचती है, अचानक दीवारें टूटने लगती हैं और समुद्र का भयानक दबाव वाला पानी पूरे कॉरिडोर में घुस जाता है। नोरा तुरंत सभी लोगों को चिल्लाकर बल्कहेड यानी सुरक्षित दरवाजे की तरफ भागने के लिए कहती है, लेकिन उसके साथ सिर्फ रोड्रिगो दौड़ता है। दोनों किसी तरह बल्कहेड तक पहुंच जाते हैं। अगर समय रहते उसका डोर बंद नहीं हुआ तो पूरा स्टेशन समुद्र के दबाव में चंद पलों में खत्म हो सकता था, लेकिन उस समय कंप्यूटर ने भी काम करना बंद कर दिया था। मजबूर होकर नोरा पैनल खोलती है और सिस्टम रीस्टार्ट करने की कोशिश करती है। बाहर पानी का दबाव हर पल बढ़ता जा रहा था और उनके पास बहुत कम समय बचा था। आखिरकार नोरा सिस्टम चालू करने में सफल हो जाती है। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि उसे कॉरिडोर में दो और क्रू मेंबर्स भागते हुए दिखाई देते हैं। नोरा उनका इंतजार करना चाहती थी, लेकिन पानी उनसे कहीं ज्यादा तेज था। अगर वह दरवाजा खुला छोड़ देती तो पूरा स्टेशन डूब जाता। भारी मन से वह दरवाजा बंद कर देती है और दोनों क्रू मेंबर्स उसकी आंखों के सामने समुद्र के तेज बहाव में बह जाते हैं। उसी समय कंट्रोल रूम में जोरदार एक्सप्लोजन होता है और ब्लास्ट इतना शक्तिशाली होता है कि नोरा और रोड्रिगो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। जब दोनों को होश आता है, तब इमरजेंसी सिस्टम लगातार वार्निंग दे रहा था। फैसिलिटी का लगभग 70% हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका था। रोड्रिगो को लगता है कि शायद ये कोई भूकंप था, लेकिन नोरा को बाहर से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। वह सरफेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब दोनों समझ जाते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो सबसे पहले एस्केप पॉड तक पहुंचना होगा। दोनों सीपीयू रूम में जाकर पूरे स्टेशन का स्टेटस चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि एस्केप पॉड तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, लेकिन वह रास्ता टूटे हुए मलबे से पूरी तरह भरा हुआ था। फिर भी दोनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें किसी की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई देती है। दोनों आवाज की दिशा में जाते हैं और देखते हैं कि पॉल अबेल भारी मलबे के नीचे दबा हुआ था। नोरा और रोड्रिगो मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकलते ही पॉल सबसे पहले अपना छोटा सा प्लश बनी उठाता है, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। इसके बाद तीनों एक बेहद तंग रास्ते से रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक क्रू मेंबर की डेड बॉडी भी मिलती है। आखिरकार वे एस्केप पॉड तक पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात फैसिलिटी के कैप्टन लूसियन से होती है। कैप्टन उन्हें बताता है कि बाकी क्रू पहले ही एस्केप पॉड्स में निकल चुके हैं, लेकिन अब स्टेशन में एक भी एस्केप पॉड नहीं बचा था। इसी बीच नोरा कंप्यूटर की मदद से जाम हुआ डोर खोल देती है। डोर खुलने के बाद कैप्टन सबसे पहले नोरा को अंदर ले जाकर यह देखता है कि उसे कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी। इसके बाद वह पॉल और रोड्रिगो को सबमर्सिबल्स चेक करने भेज देता है। कुछ देर बाद दोनों वापस लौटकर बताते हैं कि सारे सबमर्सिबल्स भी पूरी तरह खराब हो चुके हैं। अब उनके पास बचने का कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। नोरा कंट्रोल रूम में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात बायोलॉजिस्ट एमिली हेवरसेहम और इंजीनियर लियाम स्मिथ से होती है। लियाम और एमिली दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। थोड़ी देर बाद कैप्टन पॉल और रोड्रिगो भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी एमिली सभी को एक और बुरी खबर देती है। उसके मुताबिक स्टेशन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जमा हो चुकी थी और अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो पूरा स्टेशन किसी भी समय न्यूक्लियर मेल्टडाउन का शिकार हो सकता था। दूसरी तरफ सरफेस से कांटेक्ट करना भी पूरी तरह नामुमकिन हो चुका था। अब कैप्टन लूसियन सबके सामने एक नया प्लान रखता है। कैप्टन बताता है कि यहाँ से करीब 2 मील दूर रोबक 641 नाम की एक दूसरी अंडर वाटर फैसिलिटी मौजूद है। अगर वे सभी समुद्र की गहराई में पैदल चलते हुए वहां तक पहुंच जाएं तो शायद उनकी जान बच सकती है, लेकिन इसके लिए सभी को प्रेशराइज्ड डाइविंग सूट्स पहनकर ओशन फ्लोर पर चलना होगा। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि किसी को भी नहीं पता था कि बाहर उनका सामना किस चीज से होने वाला है। शुरुआत में किसी को भी यह प्लान पसंद नहीं आता। तभी लियम आखिरी ट्रांसमिशन सुनाता है जो ड्रिलिंग साइट से आया था। रिकॉर्डिंग में क्रू मेंबर्स की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी जीव उन पर हमला कर रहा हो। नोरा तुरंत पहचान जाती है कि रिकॉर्डिंग में वही डरावनी आवाजें थीं जो उसने पहले भी सुनी थीं। तभी एमिली एक और चौंकाने वाली बात बताती है। समुद्र के बाहर का टेम्परेचर अचानक 10 डिग्री बढ़ चुका था, जो वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल सामान्य नहीं था। अब सभी समझ जाते हैं कि बाहर कुछ बहुत खतरनाक हो चुका है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए पूरी टीम कैप्टन की बात मान लेती है। सभी लोग अपने अपने डाइविंग सूट्स पहनना शुरू करते हैं। एमिली काफी घबराई हुई थी क्योंकि उसने इससे पहले कभी इतनी गहराई में डाइव नहीं किया था। पॉल अपना लकी प्लस बनी भी अपने साथ रखता है। दूसरी तरफ रोड्रिगो आखिरी बचे 2 हेलमेट्स चेक करता है। वह एक हेलमेट खुद रखता है और दूसरा नोरा को दे देता है। रिकॉर्डिंग में सुनी डरावनी आवाजों की वजह से लियाम अपनी सुरक्षा के लिए गन भी साथ रख लेता है। पॉल भी उसकी तरह एक गन उठा लेता है। जब सभी पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तब वे एलिवेटर में सवार हो जाते हैं। लियम सभी को वार्निंग देता
कहता है कि बाहर का हैच पूरी तरह टूट चुका है। जैसे ही दरवाजा खुलेगा, समुद्र का भयानक प्रेशर सीधे उनके ऊपर पड़ेगा, इसलिए सभी लोग खुद को मजबूती से पकड़ लेते हैं। तभी नोरा की नजर रोड्रिगो के हेलमेट पर पड़ती है। उसके हेलमेट में छोटे छोटे क्रैक्स दिखाई दे रहे थे। नोरा तुरंत लियम को दरवाजा खोलने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही समुद्र का जबरदस्त प्रेशर अंदर घुस जाता है और अगले ही पल रोड्रिगो का हेलमेट इम्प्लोड हो जाता है। भारी दबाव की वजह से उसका सिर वहीं फट जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब किसी के पास रुकर दुख मनाने का समय नहीं था। बाकी सभी लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं और कार्गो लिफ्ट में सवार हो जाते हैं। नोरा खुद को रोड्रिगो की मौत का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे एहसास होता है कि शायद रोड्रिगो को पहले से पता था कि उसका हेलमेट खराब है और इसी वजह से उसने जानबूझकर सही हेलमेट नोरा को दे दिया था। लेकिन कैप्टन लूसियन उसे समझाता है कि ऐसी जगह पर हर पल किसी की जान जा सकती है। अगर वह हर मौत का बोझ अपने दिल पर रखेगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कार्गो लिफ्ट धीरे धीरे समुद्र की गहराई में नीचे उतर रहा था। रोड्रिगो की दर्दनाक मौत से पूरी टीम सदमे में थी, लेकिन किसी के पास रुकर दुख मनाने का समय नहीं था। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो किसी भी हाल में रोबक 641 तक पहुंचना जरूरी था। तभी उन्हें अचानक एक वार्निंग सिग्नल मिलता है। सिग्नल किसी एस्केप पॉड से आ रहा था। कैप्टन लूसियन को उम्मीद होती है कि शायद उसमें अभी भी कुछ लोग जिंदा हों, इसलिए वह लोग और लियाम को उस पॉड की जांच करने के लिए भेज देता है। जाने से पहले पॉल अपना लकी बन्नी एमिली को दे देता है और फिर दोनों अंधेरे समुद्र तल पर सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और उनके पैरों के नीचे बने प्लेटफॉर्म्स भी पूरी तरह अस्थिर थे। चलते चलते उन्हें फिर वही रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो पहले भी कई बार सुनाई दे चुकी थीं। कुछ देर बाद दोनों उस एस्केप पॉड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पॉड पूरी तरह दबकर बिखर गया था। उसके ऊपर किसी अजीब शैवाल जैसी चिपचिपी परत फैली हुई थी और पास ही एक क्रू मेंबर की डेड बॉडी पड़ी थी। अब साफ हो चुका था कि वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा था। कैप्टन लूसियन तुरंत दोनों को वापस लौटने का आदेश देता है, लेकिन वापस आने से पहले पॉल की नजर उस डेड बॉडी की पीठ पर लगी एक अजीब चिपचिपी चीज पर पड़ती है। वह उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी अचानक वह चीज हिलने लगती है और अगले ही पल वह एक डरावने क्रिएचर का रूप लेकर पॉल पर हमला कर देती है। लियम बिना समय गंवाए अपनी गन निकालता है और क्रीचर पर गोली चला देता है। गोली लगते ही वह क्रीचर मर जाता है। इसके बाद दोनों उसे अपने साथ लेकर कार्गो लिफ्ट तक वापस लौट आते हैं। अंदर आने के बाद एमिली उस क्रिएचर की जांच करती है। वह देखती है कि उसके नुकीले नाखून थे और उसका मुंह इस तरह बना था कि वह आसानी से अपने शिकार का मांस फाड़ सका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस क्रीचर की कोई आंखें नहीं थी। एमिली का मानना था कि शायद उन्होंने समुद्र की गहराई में रहने वाली किसी नई स्पीशीज की खोज कर ली है, जिसके बारे में आज तक किसी इंसान को पता नहीं था। एमिली अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अचानक कार्गो लिफ्ट की पावर चली जाती है। पूरा लिफ्ट बीच रास्ते में रुक जाता है और चारों तरफ फिर वही डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। तभी पॉल कहता है कि यह क्रीचर शायद बचा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसके बड़े पेरेंट्स भी आसपास ही मौजूद होंगे। यह सोचते ही वह तुरंत लिफ्ट का दरवाजा मजबूती से बंद कर देता है। दूसरी तरफ नोरा किसी तरह लिफ्ट का लॉक हटाकर उसे दोबारा चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि लिफ्ट अनलॉक होने के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। तभी अचानक लिफ्ट की विंडो के बाहर एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है। उसका आकार उस बेबी क्रिएचर से कई गुना बड़ा था। उसे देखकर पूरी टीम के शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक पीछे मौजूद केपलर स्टेशन में एक भयानक विस्फोट हो जाता है। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि कार्गो लिफ्ट अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और तेज रफ्तार से समुद्र तल की तरफ गिरने लगता है। सभी लोग तुरंत अपने हेलमेट्स पहन लेते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद लिफ्ट जोरदार टक्कर के साथ समुद्र तल पर गिरता है। किस्मत अच्छी थी कि सभी लोग जिंदा बच जाते हैं, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बाहर निकलते ही केपलर स्टेशन के विस्फोट का भारी मलबा लगातार उनके ऊपर गिरने लगता है। पूरी टीम अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागती है। तभी एक बड़ा मेटल का टुकड़ा आकर लियम से टकरा जाता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। कैप्टन लूसियन और नोरा मिलकर किसी तरह उसे उठाते हैं और पास मौजूद एक इंटरमीडिएट स्टेशन तक ले जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि लियम के सूट का ऑक्सीजन स्क्रबर पूरी तरह डैमेज हो चुका है। अगर उसे जल्द ठीक नहीं किया गया तो वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। नोरा तुरंत एक कंट्रोल पैनल खोलती है और वहां से एक मूवर बुलाती है। सभी लोग उसमें बैठकर एक्सेस टनल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन पूरे रास्ते टनल के बाहर से उन्हीं रहस्यमयी क्रिएचर्स की आवाजें लगातार सुनाई देती रहती हैं, जिससे सभी की बेचैनी और बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने पानी से भरा हुआ हिस्सा आ जाता है। अब मूवर आगे नहीं जा सकता था, इसलिए सभी को फिर से पैदल चलना पड़ता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक और बड़ी रुकावट मिलती है। भारी मलबे ने पूरा रास्ता बंद कर दिया था और वहां से निकलने का कोई आसान तरीका दिखाई नहीं दे रहा था। तब नोरा सबसे पतली होने की वजह से खुद आगे जाने का फैसला करती है। वह पानी में डाइव लगाती है और दूसरी तरफ निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। कुछ देर की तलाश के बाद उसे मलबे के नीचे एक बेहद सकरा रास्ता दिखाई देता है। रास्ता बहुत छोटा था, लेकिन अगर सावधानी से चला जाए तो सभी लोग एक एक करके वहां से निकल सकते थे। कैप्टन लूसियन सुरक्षा के लिए सभी क्रू मेंबर्स को
वायर्स के जरिए एक दूसरे से जोड़ देता है ताकि अगर कोई बीच में फंस जाए तो बाकी लोग उसे खींच सकें। इसके बाद सबसे आगे नोरा जाती है। उसके पीछे एमिली, फिर लियाम और कैप्टन भी बिना किसी परेशानी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे आखिर में आ रहा पॉल अचानक वहीं रुक जाता है। वायर के जरिए उसकी घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि उसे अपने पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। इसके तुरंत बाद उसकी आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है। पॉल आगे नहीं बढ़ रहा था, इसलिए बाकी क्रू उसकी वायर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वे उसे पासेज से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर आते ही पॉल अपना हेलमेट उतार देता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। लेकिन तभी उसकी वायर दूसरी तरफ से बहुत तेजी से खींचने लगती है। पॉल तुरंत समझ जाता है कि कोई क्रीचर उसे अपनी तरफ खींच रहा है। वह बिना कुछ कहे अपना लकी प्लश बनी एमिली की तरफ फेंक देता है और जल्दी से दोबारा हेलमेट पहन लेता है। पूरी टीम पूरी ताकत लगाकर पॉल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित होती है। अगले ही पल एक विशाल क्रीचर पॉल को उसके सूट समेत अपनी तरफ खींच लेता है और कुछ ही सेकंड्स में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। पॉल को अपनी आंखों के सामने खोने के बाद बाकी क्रू के पास रुकने का कोई कारण नहीं बचता। सभी बिना पीछे देखे वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो चुका था कि समुद्र की इस अंधेरी गहराई में वे अकेले नहीं थे और उन रहस्यमयी क्रीचर्स का असली शिकार अब वही बनने वाले थे। अब टीम में सिर्फ नोरा, कैप्टन लूसियन, एमिली और लियाम ही बचे थे। कुछ देर बाद चारों एक कम्युनिकेशंस रूम तक पहुंचते हैं। कैप्टन लूसियन तुरंत सरफेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर की दुनिया तक उनका कोई सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा था और अब वे समुद्र की इस अंधेरी गहराई में पूरी तरह अकेले फंस चुके थे। इसी दौरान लियाम खिड़की से बाहर देखता है और दूर उसे वही विशाल ड्रिलिंग रिग दिखाई देता है जहां टियन इंडस्ट्रीज समुद्र की गहराई में खुदाई कर रही थी। लेकिन उसकी हालत देखकर वह हैरान रह जाता है। इतनी विशाल स्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। लियाम समझ नहीं पाता कि आखिर करीब 6000 टन वजन वाली ड्रिल को किस चीज ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ एमिली बाहर का नजारा देखते हुए एक डरावनी बात कहती है। उसके मुताबिक यह सब उनकी अपनी गलती थी। उन्होंने समुद्र की सबसे गहराई में ड्रिल करके ऐसी जगह को छेड़ दिया जहां इंसानों को कभी नहीं जाना चाहिए था। नोरा भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। अब दोनों को एहसास हो चुका था कि उन्होंने किसी ऐसी प्राचीन शक्ति को जगा दिया है जो करोड़ों सालों से समुद्र की गहराई में छिपी हुई थी। इसी बीच कैप्टन की नजर रूम की बड़ी ग्लास विंडो पर पड़ती है। उस पर धीरे धीरे दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। कैप्टन तुरंत समझ जाता है कि यह रूम भी ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहेगा और उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन दूसरी तरफ लियम की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके सूट का ऑक्सीजन स्क्रबर पूरी तरह खराब हो चुका था और वह जानता था कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए लियम बाकी लोगों से कहता है कि वे उसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाए। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बाकी लोगों की जान खतरे में पड़े, लेकिन टीम उसे अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। कैप्टन साफ कहता है कि या तो सभी साथ जिएंगे या फिर सभी साथ मरेंगे। इसके बाद चारों फिर समुद्र तल पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर चलते ही उन्हें महसूस होता है कि कोई चीज लगातार उनका पीछा कर रही है। अचानक एक विशाल क्रीचर उनके आसपास तैरने लगा है। उसे देखकर सभी तुरंत अपने सूट की लाइट्स बंद कर देते हैं ताकि क्रीचर उन्हें देख न सके। कुछ पलों के लिए चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अचानक वही क्रीचर दोबारा सामने आ जाता है और इस बार वह सीधे लियम पर हमला कर देता है। क्रीचर लियम को पकड़कर तेजी से पास मौजूद एक गुफा के अंदर ले जाता है। यह देखकर एमिली जोर से चीख उठती है। कैप्टन बिना एक पल घमवाए उस गुफा के अंदर घुस जाता है। उसे अंदर लियम अभी भी जिंदा दिखाई देता है। वह तुरंत लियम को पकड़कर बाहर खींच लाता है और नोरा तथा एमिली मिलकर उसे संभाल लेते हैं। लेकिन तभी कैप्टन को याद आता है कि उसकी गन अभी भी गुफा के अंदर छूट गई है। वह उसे लेने के लिए दोबारा गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह गन उठाता है, वही विशाल क्रीचर अचानक उस पर हमला कर देता है। क्रीचर कैप्टन को पकड़कर गुफा की और भी गहराई में घसीटने लगा है। कैप्टन और नोरा एक सेफ्टी वायर से जुड़े हुए थे, इसीलिए क्रीचर कैप्टन के साथ साथ नोरा को भी अपनी तरफ खींच लेता है। नोरा दूर जाकर एक चट्टान पर गिरती है, जबकि कैप्टन किनारे पर फंस जाता है। नोरा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी क्रीचर उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। वह धीरे धीरे नोरा के हेलमेट के बेहद करीब पहुंच जाता है। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वह हेलमेट को तोड़कर उसे मार देगा। तभी कैप्टन अपनी पूरी ताकत से क्रीचर पर छलांग लगा देता है। क्रीचर कैप्टन को पकड़कर और भी गहराई में ले जाने लगता है। नोरा अभी भी उसी सेफ्टी वायर से कैप्टन से जुड़ी हुई थी। अगर वह वायर नहीं टूटी तो दोनों की मौत तय थी। कैप्टन ये बात तुरंत समझ जाता है, इसीलिए वह बिना एक पल सोचे खुद ही अपनी वायर खोल देता है। वायर अलग होते ही नोरा ऊपर की तरफ तैरने लगती है, जबकि कैप्टन समुद्र की और भी गहराई में चला जाता है। कुछ ही पलों बाद भयानक प्रेशर की वजह से कैप्टन के सूट का दबाव टूट जाता है और उसका सूट इम्प्लोड हो जाता है। इसी के साथ कैप्टन लुसियन अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि बाकी लोग बच सकें। कैप्टन की मौत अपनी आंखों के सामने देखकर नोरा पूरी तरह टूट जाती है। सदमे की वजह से वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को पूरी तरह अकेला पाती है। उसके सूट में भी कई जगह डैमेज हो चुका था और लगातार वार्निंग बज रही थी। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह उठकर आगे
बढ़ने लगती है। रास्ते में अचानक एक ऑक्टोपस उसके सामने आ जाता है। नोरा घबरा जाती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना दरवाजा दिखाई देता है। वह तुरंत उसके अंदर चली जाती है। यह कई सालों से बंद पड़ी शेफर्ड स्टेशन थी। अंदर पहुंचते ही नोरा राहत की सांस लेती है। वह अपने भीगे हुए कपड़े बदलती है और फिर कैप्टन लुसियन की कुर्बानी याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद वह खुद को संभाल लेती है, क्योंकि अभी हार मानना उसके लिए मौत को बुलाने जैसा था। नोरा एमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कम्युनिकेशन अब भी पूरी तरह बंद था। स्टेशन के अंदर तलाश करते हुए उसे कैप्टन लुसियन का पुराना लॉकर मिल जाता है। उसमें उसे पूरी ड्रिलिंग साइट का मैप मिलता है। यह मैप अब उसके लिए उम्मीद की आखिरी किरण था। वह वहां रखा एक नया डाइविंग सूट पहनती है और अपनी सुरक्षा के लिए एक फ्लेयर गन भी साथ ले लेती है। इसके बाद वह अकेले ही शेपर्ड स्टेशन से बाहर निकलती है और दोबारा ओशन फ्लोर पर रोबक स्टेशन की तरफ चलना शुरू कर देती है। चलते चलते अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज एमिली की थी। नोरा तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन एमिली उसे देखकर खुद डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई क्रीचर उसकी तरफ आ रहा है। जब नोरा उसके पास पहुंचती है तब एमिली राहत की सांस लेती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। एमिली ने किसी तरह लियम को भी जिंदा बचा लिया था। नोरा उसे देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि उसे उस पर गर्व है, क्योंकि उसने लियाम को अकेला नहीं छोड़ा। अब तीनों मिलकर लियाम को सहारा देते हुए फिर से रोबक स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए नोरा एमिली से बातें करने लगती है। वह अपने मंगेतर के बारे में बताती है, जो कभी लियाम का सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन वह अकेले डाइविंग मिशन पर गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसी घटना के बाद से नोरा को सबसे ज्यादा नफरत उस बेबसी के एहसास से होने लगी, जब इंसान किसी अपने को बचाना चाहता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वह एमिली और लियाम को साथ देकर कहती है कि वे दोनों बहुत लकी हैं, क्योंकि वे अभी भी एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। कुछ देर बाद आखिरकार उन्हें दूर चमकती हुई रोबक स्टेशन दिखाई देती है। उसे देखकर तीनों के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। उन्हें में लगता है कि अब उनकी मंजिल बस कुछ ही दूरी पर है और शायद उनकी जान बच जाएगी। वे जितनी जल्दी हो सके स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा स्टेशन उन रहस्यमयी क्रिएचर्स के घोंसले में बदल चुका था। छत से दर्जनों क्रिएचर्स उल्टे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी गहरी नींद में हों या किसी तरह की हाइबरनेशन में चले गए हों। नोरा तुरंत सभी को अपने सूट की लाइट्स बंद करने के लिए कहती है, ताकि किसी क्रीचर का ध्यान उनकी तरफ न जाए। इसके बाद तीनों बिना कोई आवाज किए बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है और उन्हें लगता है कि शायद वे बिना किसी परेशानी के निकल जाएंगे, लेकिन तभी अचानक एमिली के सूट का ऑक्सीजन अलार्म बजने लगता है। अलार्म की तेज आवाज सुनते ही एक क्रीचर जाग जाता है और अगले ही पल वह सीधा नोरा पर हमला कर देता है। नोरा तुरंत समझ जाती है कि अगर वह क्रीचर को अपनी तरफ उलझाकर नहीं रखेगी तो एमिली और लियाम बच नहीं पाएंगे। इसीलिए वह एमिली से कहती है कि लियम को लेकर तुरंत डोर की तरफ भाग जाए। एमिली बिना समय गंवाए लियम को सहारा देकर आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ क्रीचर नोरा को अपने विशाल मुंह में निगलने लगता है। कुछ ही पलों में उसका आधा शरीर क्रीचर के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन नोरा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह अपनी फ्लेयर गन निकालती है और क्रिएचर के मुंह के अंदर से ही फायर कर देती है। फ्लेयर लगते ही क्रिएचर दर्द से तड़प उठता है और नोरा किसी तरह उसके मुंह से बाहर निकल आती है। लेकिन फ्लेयर की तेज रोशनी और आवाज की वजह से स्टेशन में मौजूद बाकी सभी क्रिएचर्स भी जागने लगते हैं। नोरा दूसरी फ्लेयर तैयार करती है, तभी अचानक उसके सामने मौजूद सारे क्रिएचर्स हवा में ऊपर उठने लगते हैं। पूरा स्टेशन किसी विशाल चीज के हिलने से कांपने लगता है। अगले ही पल एक भयानक गर्जना पूरे स्टेशन में गूंज उठती है। नोरा यह देखने के लिए अपनी फ्लेयर दूर फायर करती है कि आखिर अंधेरे में क्या छिपा हुआ है। जैसे ही फ्लेयर की रोशनी आगे पहुंचती है, वैसे ही नोरा के होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर खड़ा था, जिसका आकार बाकी सभी क्रीचर्स से कई 100 गुना बड़ा था। ये कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि समुद्र की अथाह गहराई में हजारों सालों से छिपा हुआ प्राचीन राक्षस क्थुलू था। उसे देखकर नोरा कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर देती है। क्थुलू मॉन्स्टर एक ही छलांग में उसके बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है। उसके जमीन पर गिरते ही इतना जोरदार धमाका होता है कि नोरा दूर जाकर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब एमिली उसे खींचकर स्टेशन के अंदर ले जा रही होती है। एमिली किसी तरह उसकी जान बचाने में सफल हो जाती है, लेकिन अब नोरा का ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो चुका था और उसका हेलमेट इतनी बुरी तरह फंस गया था कि वह खुल ही नहीं रहा था। एमिली पहले उसे हाथों से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब कोई फायदा नहीं होता तो वह पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और पूरी ताकत से हेलमेट पर वार करती है। हेलमेट टूट जाता है और नोरा आखिरकार खुली हवा में सांस ले पाती है। इसके बाद दोनों मिलकर लियम को भी सूट से बाहर निकालते हैं और फिर तीनों अलग अलग हॉलवेज से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। खिड़कियों के बाहर क्थुलू और उसके सारे क्रीचर्स लगातार स्टेशन को घेर रहे थे। हर तरफ मौत मंडरा रही थी। नोरा कंप्यूटर पर स्टेशन का मैप खोलती है और जल्दी से रास्ता ढूंढती है। उसे पता चलता है कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो किसी भी हालत में एस्केप पॉड तक पहुंचना होगा, लेकिन पूरे स्टेशन में इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। हर तरफ पानी भर रहा था, दरवाजे अपने आप लॉक हो रहे थे और कुछ जगह समुद्र का तेज
दबाव वाला पानी अंदर घुस रहा था। फिर भी तीनों हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार वे एस्केप पॉड तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें 3 एस्केप पॉड्स दिखाई देते हैं, लेकिन जब नोरा सिस्टम चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उनमें से सिर्फ 2 पॉड्स ही सही हालत में हैं। इसका मतलब साफ था कि 3 लोगों में से एक इंसान को यहीं रुकना पड़ेगा। नोरा यह सच्चाई अपने साथियों को नहीं बताती। सबसे पहले वह घायल लियम को पहले एस्केप पॉड में बैठाती है। फिर पॉल का लकी प्लस बन्नी भी उसके साथ रख देती है ताकि उसकी आखिरी याद उसके साथ रहे। इसके बाद वह पहला पॉड लॉन्च कर देती है। अब बारी एमिली की थी, लेकिन जैसे ही एमिली को पता चलता है कि सिर्फ 2 पॉड्स काम कर रहे हैं, वह तुरंत बाहर आने की कोशिश करती है। वह नोरा को अकेला छोड़कर जाने से साफ मना कर देती है, लेकिन अब समय बहुत कम बचा था। नोरा मजबूरी में एमिली को पंच मार देती है। एमिली बेहोश होकर पॉड के अंदर गिर जाती है। नोरा उसे आखिरी बार मुस्कुराकर देखती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह दूसरा एस्केप पॉड भी लॉन्च कर देती है। अब पूरे स्टेशन में सिर्फ नोरा अकेली रह जाती है, लेकिन तभी वह विंडो से बाहर देखती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्थुलू मॉन्स्टर और उसके सारे क्रिएचर्स उन दोनों एस्केप पॉड्स का पीछा कर रहे थे। नोरा तुरंत समझ जाती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो एमिली और लियम भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। उसी पल उसे कैप्टन लूसियन की कही हुई बात याद आती है कि किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। तभी नोरा के दिमाग में एक आखिरी प्लान आता है। उसे एमिली की कही हुई बात याद आती है कि स्टेशन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जमा हो चुकी है जो बाहर नहीं निकल पा रही थी। नोरा तुरंत कंट्रोल कंप्यूटर तक पहुंचती है और पूरे रोबक स्टेशन के न्यूक्लियर कोर को ओवरलोड करने का कमांड दे देती है। कुछ ही सेकंड्स में पूरे स्टेशन में इमरजेंसी वार्निंग गूंजने लगती है और न्यूक्लियर कोर का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। नोरा जानती थी कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इस बार वह खुद को बेबस महसूस नहीं करना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया था कि अगर उसकी एक जान देकर एमिली और लियाम की जिंदगी बच सकती है तो वह बिना किसी डर के यह कुर्बानी देगी। तभी रिएक्टर पूरी तरह ओवरलोड हो जाता है और अगले ही पल एक भयानक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पूरे समुद्र की गहराई को हिला देता है। पूरा रोबक स्टेशन पल भर में आग के विशाल गोले में बदल जाता है। इस विनाशकारी एक्सप्लोजन की चपेट में नोरा भी आ जाती है और उसके साथ विशालकाय क्थुलू मॉन्स्टर तथा उसके सभी क्रीचर्स भी खत्म हो जाते हैं। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि आसपास मौजूद लगभग सारे मॉन्स्टर्स वहीं मारे जाते हैं और एमिली तथा लियम का पीछा करने वाला कोई नहीं बचता। अब दोनों एस्केप पॉड्स बिना किसी रुकावट के समुद्र की गहराई से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। नोरा अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने साथियों की जिंदगी बचा लेती है। आखिर तक उसने हार नहीं मानी और वही किया जो एक सच्चा इंसान करता है। उसने अपनी जान से ज्यादा अपने साथियों की जान को महत्व दिया और यही उसे इस कहानी की सबसे बड़ी हीरो बना देता है। इसके बाद फिल्म कुछ समय आगे बढ़ती है। हमें कई न्यूज रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिखाई देते हैं। इन रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि इस पूरी घटना से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड घोषित कर दिया गया है। इस हादसे से बचे हुए लोगों को किसी से भी इस घटना के बारे में बात करने की अनुमति नहीं दी गई। पूरी इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट रखा गया। साथ ही यह भी बताया जाता है कि फैसिलिटी की लगभग सारी वीडियो फुटेज या तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी या फिर उसे जानबूझकर हटा दिया गया था ताकि सच्चाई कभी दुनिया के सामने न आ सके। सरकार इस पूरे हादसे की इन्वेस्टिगेशन में मदद करना चाहती थी, लेकिन त्यान इंडस्ट्रीज सरकारी मदद लेने से साफ इनकार कर देती है। कंपनी का कहना था कि वह खुद इस घटना की जांच करेगी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी तबाही और इतने लोगों की मौत के बाद भी त्यान इंडस्ट्रीज अपना प्रोजेक्ट बंद नहीं करती, बल्कि वह एक नई फैसिलिटी बनाकर समुद्र की उसी खतरनाक गहराई में फिर से ड्रिलिंग शुरू करने का फैसला कर लेती है। यही फिल्म इंसानों की सबसे बड़ी गलती की तरफ इशारा करती है। इतने बड़े हादसे के बाद भी लालच खत्म नहीं होता। लोग अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते और फिर उसी खतरे की तरफ लौट जाते हैं जिसने पहले हजारों जिंदगियां छीन ली थीं। इसका मतलब साफ था कि समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपा असली खतरा शायद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और भविष्य में वह फिर से पूरी दुनिया के लिए एक नया विनाश बन सकता था। इसी रहस्यमयी और डरावने संदेश के साथ अंडर वाटर मूवी की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।